सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये एक नया टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज कमिंग अंडर इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अबाउट कि एंटीजेंस क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, उनकी भी जो इंटरेक्शंस होती है, उनका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इंटरेक्शंस को। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आई टॉक अबाउट द एंटीजेंस के एंटीजेंस होते क्या है। बेसिकली एंटीजन क्या होता है, वो कोई एक मॉलिक्यूल होती है जो क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है। ओके, एंड एनी मॉलिक्यूल दैट कैन ट्रिगर इट इन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और बेसिकली एंटीजेंस क्या होते हैं, वो आपके फॉरेन सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि वो ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मली हमारी बॉडी उनको, हमारे सेल्स, हमारे इम्यून सिस्टम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज आवर ओन, तो इसलिए उसे फॉरेन सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। ओके, सो व्हेन दे विल एंटर आवर बॉडी, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्सेस ट्रिगर्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो, जैसे कि एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जैसे कि आपका घर है, ठीक है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उनको वेलकम करते हैं घर में, आपको कोई खतरा नहीं उन लोग से। लेकिन जब कोई स्ट्रेंजर आपके घर में आता है तो आप तो ऐसे तो नहीं कि आप उनको बोलेंगे कि प्लीज आइए, ऐसा तो नहीं कहेंगे, आप अलर्ट हो जाते हैं। ओके, फिर आप पहले पूछते हैं कौन है, तो दैट मीन्स व्हाट, आप आपका जो आप ट्रिगर हो जाते हैं कि मुझे सावधानी से उनको डील करना है। तो उसी तरह से जब वैसे ही हमारा बॉडी भी है, तो जो हमारे बॉडी में जब कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करते हैं तो हमारा बॉडी भी अलर्ट हो जाता है। ठीक है, वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस को कहा जाता है इम्यूनोजेंस या फिर एंटीजेंस भी कहा जाता है। एक और टर्म है वो है हैप्टेन। हैप्टेन क्या होता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर नहीं करते हैं। ठीक है, वो रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर नहीं करते, वो डायरेक्टली उसको एलिसिट नहीं करते हैं। और वो कैसे एलिसिट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम अदर मॉलिक्यूल्स नोन एज कैरियर। ओके, कैरियर प्रोटीन्स के मदद से वो क्या करते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करते हैं। तो ये दोनों इम्यूनेजेंस एंड हेप्टेंस दोनों मिलके क्या बनता है, एंटीजेंस। ठीक है, नाउ दे कैन बी प्रोटीन्स, दे कैन बी पेप्टाइड, लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, एंटीजेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे एपिटोप भी कहा जाता है। ये एंटीजन, ये क्या होता है, ये जो रीजन्स है ये एंटीजन में होते हैं। और जब एंटीजन को जब एंटीबॉडी बाइंड करते हैं तो यही जो रीजन्स है जो वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या, एपिटोप क्या है, वो बाइंडिंग साइट है फॉर एंटीबॉडीज। ओके, नाउ व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को ए बी जैसा भी लिखा जाता है और उसके इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। ओके, जिसको हम आईजी लिखते हैं। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जब कोई एंटीजन एंटर होता है बॉडी में, जब वो बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रिगर होते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, वो कुछ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडी और एंटीजन जब इंटरेक्ट करते हैं, दे व्हाट डू दे प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करते हैं, बी सेल्स। ओके, बी सेल्स आर द सेल्स विच प्रोड्यूस दिस एंटीबॉडीज। और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर वाई शेप। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, दे आर वाई शेप। ओके, एंड दिस एंटीबॉडीज दे मे बी ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंड इनमें भी एक साइट होता है जो जिसे हम पैराटोप बोलते हैं। ये पैराटोप क्या है, वो साइट जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करते हैं। ठीक है, तो एंटीजेंस में है आपका एपिटोप और एंटीबॉडी में है आपका पैराटोप। सो एंटीबॉडीज आर ऑफ 5 टाइप्स। व्हाट आर दे, IgG AMED। ठीक है, आप उसको ऐसे याद रखिएगा, गेम्ड बोल के, अगर आप भूल जाते हैं उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, GAMED। ओके, सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी। मैं एक अलग से मैंने क्लास कंडक्ट किया है ओनली फॉर एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस, कि एंटीबॉडी डिटेल्स की वो होता है क्या है। प्लीज रिफर टू दैट क्लास फॉर नोइंग द डिटेल्स ऑन एंटीबॉडीज। ओके, तो मैं आपको जैसे मैं जिस्ट दे देती हूँ कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, आपको दिखाती हूँ। ओके, सो लुक एट द पिक्चर आउट हियर। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एंटीजन है। ठीक है, और ये जो एंटीजन जो है इनमें भी एक पार्ट होता है, जैसे कि मैंने कहा एपिटोप, तो वो एपिटोप होता है एंटीजन का, और जो एंटीबॉडी में वो है पैराटोप। ठीक है,
तो ये पैराटोप और एपिटोप वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओके, एंटीबॉडी में 2 टाइप के चेन्स होते हैं, एक आपका हेवी चेन, एक आपका लाइट चेन। तो ये देखिए, ये है आपका लाइट चेन, ठीक है? और एक होता है आपका हेवी चेन, ये जो लंबा है, देखिए ये आपका हेवी चेन है, ठीक है? दिस हेवी चेन। अभी इन दोनों चेन में 2 रीजन होते हैं, एक है आपका वेरिएबल रीजन, एक है आपका आपका कांस्टेंट रीजन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल रीजन वो रीजन है जिसमें एंटीजन आके बाइंड करता है, ठीक है? और जो बाकी वाला पोर्शन है वो आपका कांस्टेंट रीजन है। और इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इनके बारे में और डिटेल्स में मैं बात करूंगी, हम अब मेरे दूसरे क्लास में मैंने बात किया है, और मैं डिस्कस करूंगी उस क्लास में, तो आप प्लीज उस क्लास को रेफर कीजिएगा। ओके, नाउ व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्ट करते हैं, वो जब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जितना अच्छा फिट होगा, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी जितना स्पेसिफिक बाइंडिंग होगा उनमें, जितना फिट होगा, क्या होगा, उससे उतना ही अच्छा उसका उन लोगों का इंटरेक्शन होगा, ठीक है? मतलब फेवरेबल होगा। जैसे कि जब कोई एंटीबॉडी आता है, जैसे कि जब कोई एंटीजन आता है हमारे बॉडी में, तो जो हमारे मैक्रोफेजेस है वो क्या करते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है? एंड दे विल अलर्ट द बी सेल्स, ठीक है? वो बी सेल्स को बेसिकली वो ही अटैक करते हैं उन फॉरेन मटेरियल्स पे, एंड दे सेंड इट टू द बी सेल्स। और फिर बी सेल क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उन उसके स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना उनके बीच में फिटिंग अच्छे से लॉक एंड की होता है ना, जितना अच्छा फिट होगा, जितना अच्छा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन, जितना अच्छा फिटिंग होगा दोनों के बीच में, उतना ही बाइंडिंग जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा उनका फेवरेबल इंटरेक्शंस होगा, ठीक है, फॉर्म होगा। और जितना अच्छा फेवरेबल इंटरेक्शन होगा, उतना ही एफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडी उतना ही हाई होगा, ठीक है? याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको जानना है कि एंटीबॉडी कितना एफिशिएंट है, इसका एफिकेसी क्या है, ठीक है, इन विवो, ओके, नेचुरल कंडीशन में कितना एफिशिएंट है एंटीबॉडी, वो उसका एक मेन फैक्टर क्या है कि उसका एफिनिटी कैसा है टुवर्ड्स द एंटीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके? और ये जो स्टडी है अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, अगर ब्लड में स्टडी करते हैं तो उसे सेरोलॉजी भी कहा जाता है, ओके? नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि उनका जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवलेंट इन नेचर होता है, ठीक है? और उनका रिएक्शन बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है, एंड दे आर आल्सो रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है? ये रिवर्सिबल होगा ओनली ड्यूरिंग द प्राइमरी स्टेज, जब वो जब फाइनल स्टेज में जाते हैं, जब लेटर स्टेजेस में जाते हैं, तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल इन नेचर ओनली फॉर प्राइमरी स्टेज, याद रखिएगा, बेसिकली वो इरिवर्सिबल ही होता है, ओके? द एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होते हैं, वो डीनेचर नहीं होते हैं। व्हेन दे बाइंड, दे आर नॉट denatured, sorry, and when the reaction is occurring, it was occurring in an observable manner, ठीक है? Now what is the strength of the antigen antibody complex? उनका strength कैसा होता है, इसका एक और टर्म है, उसको एविडिटी भी कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है उनका स्ट्रेंथ कैसे हो, कितना होगा स्ट्रेंथ, आपको कैसे पता चलेगा? डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। पहला है कि एंटीबॉडी का एफिनिटी कितना है टुवर्ड्स द एंटीजन, वो कितना ज्यादा वो एफिनिटी का आपको समझ में आ रहा होगा। एफिनिटी का मतलब है कि वो कितना ज्यादा ड्रॉन है टुवर्ड्स द एंटीजन, ठीक है? तो वो एक मैटर है, जितना ड्रॉन होगा, जितना एफिनिटी ज्यादा होगा, उतना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सेकंड, उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, वो किस तरह से पैराटोप और एपिटोप वो कैसे बाइंडिंग हो रहा है, लॉक इन की मैंने कहा था आपको, जैसे वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर अरेंज होता है एक दूसरे के साथ, उस पर भी डिपेंड होता है स्ट्रेंथ, उस पर भी डिपेंड होगा ये स्ट्रेंथ, ठीक है? थर्ड है आपका वैलेंसी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। वैलेंसी मतलब बाइंडिंग साइट्स, जितने ज्यादा बाइंडिंग साइट्स होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, ओके? ये आएगा बाइंडिंग साइट्स के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है? कुछ एंटीबॉडी क्या होता है, पेंटामर है, कुछ मोनोमर है, कुछ आपका डाइमर है। तो डिपेंडिंग ऑन उनमें कितना बाइंडिंग साइट्स होगा, जितना ज्यादा बाइंडिंग साइट होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। नाउ नॉर्मली जो आईजीएम होता है, जो एम वाला होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो ज्यादा उसका बाइंडिंग साइट ज्यादा होता है, क्योंकि वो पेंटामेर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है? तो उनमें ज्यादा बाइंडिंग साइट्स होते हैं, तो वो ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका इंटरेक्शन का। नाउ वो हम बात कर रहे थे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है? पहला है आयनिक स्ट्रेंथ, दूसरा है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, थर्ड टेम्परेचर, ओके, केमिकल नेचर क्या एपिटोप और पैराटोप का, कौन बॉन्ड्स क्या क्या इन्वॉल्व है, और उसके बेसिस पे भी आपका टेम्परेचर के बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है।
नेक्स्ट है आपका पीएच, ऑप्टिमल पीएच क्या है दोनों उनका 6.5 टू 8.5, ठीक है। फिर एंजाइम ट्रीटमेंट, तो कुछ कुछ एंजाइम है जैसे कि आपका पैपेन, फिशिन, ब्रोमेलिन, ये क्या करते हैं, एनहांस करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को, एनहांस करते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्या है उनका, एंटीजन और एंटीबॉडी का, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये एनहांस करता जाएगा उनके बीच इंटरेक्शन। और जैसे कि मैंने आपको कहा ऑलरेडी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, आईजीएम मैंने ऑलरेडी बताया कि वो पेंटेमर होता है, तो उनमें साइट्स उसमें पेंटेमर मतलब 5, ओके 5, उनमें 10 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, मोर देन हाईएस्ट होता है एक्चुअली ये, तो उनका बाइंडिंग भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। लास्ट आपका टाइप ऑफ एजी एंड एबी इंटरेक्शंस, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन होती है तो किस किस टाइप के होते हैं वो, दो तरीके के, एक है इन विवो, एक है इन विट्रो। इन विट्रो जो होता है वो लैब कंडीशंस में होते हैं, जो इन विवो है वो नेचुरल कंडीशंस में होते हैं। सो व्हाट आर द प्रोसेस दैट आर कमिंग अंडर द इन विवो इंटरेक्शंस। सो इंटरेक्शन नॉर्मली हमारे बॉडी में जो होते हैं वो इन विवो होता है, क्योंकि वो नेचुरली ऑकर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेबोरेटरीज में काम किया जा रहा है, कोई डिजीज को स्टडी किया जा रहा है, तो उसमें वो इन विट्रो हो जाते हैं। तो इन विवो में क्या क्या है, एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, न्यूट्रलाइजेशन, फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी, इमोबिलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, ये सब क्या है। देखिए एग्लूटिनेशन में क्या होता है, वो पे एग्लूटिनेशन में वहाँ पे दोनों जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो एग्लूटिनेट्स फॉर्म, तो वो एक साथ जब बाइंडिंग होते हैं तो दे फॉर्म एग्रीगेट्स, ओके, एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। तो उस टाइप के इंटरेक्शन को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। फिर प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो बाइंड करते हैं ना, तो एक कॉम्प्लीमेंट होता है कुछ, एक एक दूसरा थर्ड पार्टी, जो थर्ड कॉम्प्लीमेंट होता है, जो आके उसमें बाइंड हो जाते हैं उनको, ताकि वो उसको पकड़ के रख सके और वो इंटरेक्शन फिक्स कर, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट फिक्स हो जाता है वो ग्रुप के साथ, ठीक है। वो भी एक तरीके का इंटरेक्शन होता है। देन आपका इसमें जैसे कि आपका न्यूट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं टॉक्सिन्स को, ओके। इमोबिलाइजेशन होता है, इमोबिलाइज कर देते हैं। ऑप्सोनाइजेशन, जहाँ पे फेगोसाइटोसिस के लिए वो हेल्प करता है, जैसे कि वो क्या करते हैं, वो एंटीजन को इस तरीके से वो बाइंड करता है कि वो क्या होता है, इट विल हेल्प इन दी फेगोसाइटोसिस, ठीक है। वो हेल्प करता है उसको रिमूवल के लिए, सेल से रिमूवल होने में, ओके। तो ये कुछ प्रोसेस है। सिमिलरली इन विट्रो में भी ये होता है, इन विट्रो में और भी कुछ कुछ प्रोसेस एक्स्ट्रा है, जैसे कि आपका एलाइसा है, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, फिर आपका है रेडियो इम्यूनो ऐसे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यह सब क्या है, जैसे कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या होता है आपका, यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाइज यूज होते हैं। फिर आपका एलाइजा में क्या होता है आपका, एलाइजा में ये भी आपका लैब में होता है, एंजाइम को लिंक किया जाता है वो बॉन्ड पैथोजन के साथ, एंटीजन के साथ। फिर आपका रेडियो इम्यूनो रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं, ठीक है। तो दिस आर ऑल सम ऑफ द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, आप नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एप्लीकेशंस क्या है इनका, जो इंटरेक्शन के, दिस इंटरेक्शंस आर हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। फिर आपका सीरम में कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, उसके लिए प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट, जो किट्स होते हैं, वो किट में भी आपका ये इंटरेक्शंस को यूज किया जाता है, ओके। देन ऑल्सो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में देख सकते हैं फॉर HIV इन्फेक्शन, कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है ना, कि कंफर्म करने के लिए कि HIV है कि नहीं है। फिर और भी डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये सब के लिए भी डिटेक्ट, ये सब डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी ये इंटरेक्शन काम आते हैं, ओके। फिर ब्लड टेस्ट में, सेरोलॉजिक स्टडीज में हेल्प होते हैं ये चीजें, ओके। ऑल्सो क्वांटिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ ड्रग्स, हार्मोन्स, वायरल एंटीजेंस, तो ये सब चीजों में अप्लाई किया जाता है ये इंटरेक्शंस का। नाउ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है कि क्योंकि ये जो एंटीबॉडी है, इस ये इंटरेक्शंस को, ये प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्योंकि कुछ कंट्रीज में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं हो सकते, जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, तो एक्सपर्टाइज ज़्यादा नहीं होते, तो उसमें क्या होता है, वो सब कंट्रीज में ये यूज नहीं होता है, ये इंट्रैक्शंस को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर आपका ये जो अगर लो डेंसिटी, अगर अगर सोचिए कि पैथोजन अगर, फिर एंटीजन अगर बहुत लो लो वॉल्यूम में है, तो कुछ कुछ टाइम पे ये आप रिलाय नहीं कर सकते इंटरेक्शंस पे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आपका अभी सोचिए कि इन्फेक्शन ऑलरेडी हो गया इन्फेक्शन, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो
एंटीबॉडी कौन सा मतलब उसमें यूज करेंगे, वो अर्ली इन्फेक्शन है कि वो लेट इन्फेक्शन है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो क्योर हो जाने के बाद भी वो एंटीबॉडी रिमेन करता है ब्लड में, ठीक है? तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शन कब हुआ था, अर्ली था कि लेट था, ठीक है? तो ये कुछ लिमिटेशंस है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कुछ टेस्ट है, आप कन्फ्यूज़ मत होइए या डरिए मत, ये बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ-कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होते हैं, ठीक है? जैसे कि एलाइज़ा-वेलाइज़ा में आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है? ये सब में आपका फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस में डाइस जो मैंने कहा था, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होइएगा। बस आप याद रखिएगा कि कौन नॉर्मली कंडीशन में कौन-कौन से रिएक्शन होते हैं और आपका जो आर्टिफ़िशियल में कौन-कौन से होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है? फिर आपको बताया कि एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ क्लास। तो आपको अगर अच्छा लगा क्लास तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ और अपलोड करती रहूँगी फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर कन्वीनियंस। लेकिन मुझे भी आपसे मोटिवेशन चाहिए, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू कमेंट, ओके? मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज़ क्लास। Have a very nice day. Thank you.